चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ रहे थे और ख़ास तौर से हमने किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में सवाल किए थे वो हमने देखा। इसी तरीके से वेव्स के अंदर हमें थोड़ी सी दो वेव्स किस तरह से इंटरफेयर करती हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए हेडिंग लिखिए। हालांकि इस तरह की हेडिंग हम पहले भी लिख चुके हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं उनको हम किस तरह से इंटरफेरेंस कराएंगे। कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं जिनका ओमेगा सेम हो, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको जैसे कह भी रहा था कि दो वेव्स हैं, एक रस्सी ऐसे है इससे वेव आई है, एक बड़ा दूसरी रस्सी है इससे वेव आई है। जो इधर से वेव आई है उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की है और इधर से जो वेव आई है उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की है। इस पॉइंट पर एक्चुअली ये दोनों वेव्स आएंगी और इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का समेशन होगा। मान लीजिए इस वाली वेव की इक्वेशन है y1, इस वाली वेव की इक्वेशन है y2। तो इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट विल बी y1 प्लस y2। अगर इस वेव की इक्वेशन है y1 इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस थीटा 1, और इस वेव की वजह से अगर इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस थीटा 2। मैं नीचे लिख देता हूं उसको, प्लस y2 को मैंने लिख दिया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस थीटा 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है उसको मैंने डेल्टा फाई लिखा और उसकी वैल्यू होगी दिस माइनस दिस। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको हम लिख सकते हैं k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा और जो x2 माइनस x1 है ये है, एक वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x2, दूसरी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x1। तो ये पाथ लेंथ है और ये पाथ लेंथ का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसका नाम निकाल दिया था पाथ डिफरेंस, प्लस ऑफ कोर्स थीटा 1 माइनस थीटा 2। जो भी फेज डिफरेंस है उसके अब दो कारण हो गए। कौन कौन कारण हो गए बच्चे? दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेजेस। जो भी आपके वेव की इक्वेशन में आखिरी में थीटा 1 थीटा 2 लगे हुए उसके कारण आपके ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। अक्सर इन जनरल थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो सेम रहती है और इस कारण से ये वाले टर्म आपकी अक्सर जीरो आती है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि इस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा इन दोनों वेव्स को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों वेव्स को सॉल्व करने के बाद जो नेट वेव की इक्वेशन आएगी इट विल बी समथिंग y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम एंगल लेट से थीटा डैश। ये जो a रिजल्टेंट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको a रिजल्टेंट लिख दूं, मैं इसे a रिजल्टेंट लिख रहा हूं। दिस a रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बट हमने प्रूव कर रखा है इस चीज को, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज ऑफ कोर्स द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। ये आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, जो आपका जो नेट मोशन वाइज पार्टिकल का उस मोशन का एम्पलीट्यूड आपके पास ये आ गया। फेयर इनफ। एक बात और,
अगर मैं आपसे कहूं इंटेंसिटी की क्या हालत है, तो आप जानते हो कि बेटा इंटेंसिटी इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इनटू वी। सो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो पहले वाली वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैं कह सकता हूं के टाइम्स पहले वाले वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो दूसरी वाली वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूं के टाइम्स उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और जो नेट रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूं ए रिजल्टेंट, उसे मैं लिख सकता हूं के जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करना तो मेरे पास आ गया ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। दोनों तरफ बेटा के से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बेटा के से मल्टीप्लाई कर दो। के टाइम्स ए रिजल्टेंट के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। के A1 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पहली वाली वेव की इंटेंसिटी। के A2 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं दूसरी वाली वेव के कारण इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट के A1। बेटा इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं रूट के टाइम्स A1 इंटू रूट के टाइम्स A2 लिख सकता हूं ना ऐसा, सॉरी A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। ये जो k टाइम्स A1 का स्क्वायर है इसे मैं लिख सकता हूं और रूट I1। ये जो रूट k टाइम्स A2 का स्क्वायर है इसे मैं लिख सकता हूं I2 एंड कॉस ऑफ डेल्टा। ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। हमारे पास दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आए हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा और हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो भी आगे की कहानी होगी वो इसी बात पर इस्टेब्लिश्ड होगी। मैं फिर से बोलता हूं, अगर A1 एम्पलीट्यूड के और A2 एम्पलीट्यूड की अगर दो वेव्स अगर इंटरफियर करती हैं तो जो नेट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई क्या है? दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ऑलवेज मींस डिफरेंस बिटवीन द फेजेस। दोनों के फेजेस लिख लो और उनको माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका तो और भी प्यारा फॉर्मूला आया, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2। ऐसे लिख सकते हो बेटा, रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। पहली वाली वेव के कारण इंटेंसिटी पता है, दूसरी वाली वेव के कारण इंटेंसिटी पता है, तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। हम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, सुनना बेटा, सवाल और जो सिखाया है ना मैं तो उसके बेसिस पे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं कोई अलग से सवाल बना ही नहीं रहा, मतलब जो पढ़ाया है वही पूछ रहा हूं, मेरे पास कोई अलग से सवाल नहीं है। ठीक है, जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है, सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी पॉइंट P पर कोई दो वेव्स आ रही हैं। किसी पॉइंट P पर बेटा दो वेव्स आ रही हैं। एट पॉइंट P टू waves are arriving with amplitudes 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो अलग अलग वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, एक का एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। एंड
having phase difference pi by 3 and having phase difference pi by 3. Find amplitude of रिजल्टेंट वेव. दोनों वेव्स इंटरफेयर करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बेटा बहुत आसान, सब कुछ देख तो रखा ही है. एक एम्पलीट्यूड मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, दूसरा एम्पलीट्यूड है मेरे पास 4 सेंटीमीटर. कुछ और नहीं बोल रखा. इट मीन्स दैट पहले से कोहेरेंट सोर्सेस हैं और हमसे पूछा गया कि दोनों वेव्स को अगर मैं इंटरफेयर कर दूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा. वी नो दैट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव. और डेल्टा फाइव भी हमें निकालना नहीं है, डेल्टा फाइव भी सवाल के अंदर में दे रखा है, आपको तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी रूट ऑफ a1 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू कॉस डेल्टा फाइव. बेटा कॉस डेल्टा फाइव बेटा कॉस ऑफ पाई बाई 3 दैट इज हाफ. मेरे पास ये आ गया दैट इज रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 12. बड़ा 16 और 9 तो कितना हो गया 25 एंड 12 रूट 37 हमारा आंसर आ गया. रूट 37 सेंटीमीटर से हमारा आंसर आ गया. बढ़िया आंसर है. ठीक है बच्चों, आगे चलते बेटा. नेक्स्ट ऐसा सा ही एक सवाल और बनाते हैं. दो बेटा कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कोहेरेंट है तो ओमेगा सेम है, लेमडा भी सेम हो गया. एट पॉइंट P 2 waves are arriving with amplitudes 3 centimeter and 4 centimeter each. Having a wavelength 6 centimeter. बड़ा wavelength 6 centimeter. At point P, they have path difference. बड़ा पाथ डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि दोनों वेव्स जो हैं उसमें से एक ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करके पहुंची है, एक कम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची है. दे हैव पाथ डिफरेंस 2 centimeter. They have path difference 2 centimeter. Find resultant wave amplitude. और हमें ये मानना है कि जो भी फेज डिफरेंस है वो सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण है. कोई भी इनिशियल फेजेस मतलब जो θ1 माइनस θ2 होता ना उसके कारण किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है. जो भी फेज डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण ही है, ये हमें मानना है. ठीक है, क्योंकि दे तो रखा नहीं तो मानना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले तो फेज डिफरेंस निकालो. फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेजेस के कारण पाथ डिफरेंस. सवाल में अगर इनिशियल फेजेस नहीं दे रखे तो हमें ऐसा मानना है कि दोनों के दोनों वेव्स जो हैं वो शुरुआत में सेम फेज में है. और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इसी सवाल में, जेईई मेन का सवाल हो, HCV का सवाल हो, कहीं का भी सवाल हो, अगर इनिशियल फेजेस नहीं दे रखे हैं तो हम हमेशा इनिशियल फेजेस दोनों के बराबर मानेंगे और θ1 माइनस θ2 आपका 0 हो जाएगा. फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 6 सेंटीमीटर into delta x is 2 centimeter. It comes out to be 2 pi by 3. ये है ना 2 pi by 3. ये बड़ा दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस है 2 pi by 3. 120 डिग्री हुआ. मुझसे पूछा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा. वेरी सिंपल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी रूट ऑफ, बड़ा बोलना क्या होना था, a1 का स्क्वायर
प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos of 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 is of course minus half. That comes out to be root of 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू माइनस हाफ. 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये तो हो गया 25 माइनस 12. 25 माइनस 12 बेटा कितना, 13 हो ना. रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर्स. बेटा हमारे पास आंसर आ गया रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर्स. ये हमारा आंसर है यार, बढ़िया आंसर है. चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं. हमारे पास क्या है कि दो वेव्स हैं, टू वेव्स हैं और वो इंटरफेयर कर रही है, उनके बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है. एक साथ ही एक रस्सी पर दो वेव्स भेज दी गई है. जो पहली वाली वेव है उसकी इंटेंसिटी 40 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर है और जो सेकंड वेव है उसकी इंटेंसिटी 50 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर है. और दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो मुझे सवाल में गिवन है. इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो मैं सवाल में गिवन है कि इट इज π/4, कि π/4 है. ठीक है. फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव. इन दोनों वेव्स के इंटरफेयर करने पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी बताओ. बता देंगे. हम जानते हैं कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी विल बी, बेटा व्हाट वाज द फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स और रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई. पहली वाली वेव की इंटेंसिटी है 40, बड़ा ये यूनिट आर्क में लगा देंगे. दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी है 50 प्लस 2 टाइम्स, बड़ा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बड़ा मेरे ख्याल से 2000 एंड cos ऑफ π/4. cos π/4 इज 1/√2. तो आप कह सकते हो कि दैट इज 90. तो ये आ गया 2, ठीक है बड़ा, ये √2 कैंसिल, इसको मैं शायद 10√10 लिख सकता हूं. ये आपका आंसर आ गया. आंसर आ गया 90 प्लस 20√10. यूनिट इज ऑफ कोर्स मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. तो किसी भी दो वेव्स के बीच में बड़ा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरह से निकाल सकते हैं. फेयर इनफ. एक छोटा सा सवाल और, ये सवाल बेटा सिर्फ और सिर्फ अगेन आप लोगों को हल्का सा कंफर्टेबल बनाने के लिए है कि आप एक बार एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के जो फॉर्मूले हैं उनसे हल्के से कंफर्टेबल हो जाओ. हमारे पास बेटा अगेन दो वेव्स हैं, इंटरफेयर कर रही है. पहले वाली वेव के कारण जो इंटेंसिटी है दैट इज 2 वाट पर मीटर स्क्वायर. दूसरी वाली जो वेव है उसके कारण जो इंटेंसिटी है दैट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर. और दोनों वेव्स जो है वो कोहेरेंट हैं, मतलब ओमेगा सेम है, सेम मीडियम में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव वैसे सेम है. वेलोसिटी ऑफ वेव सेम है, ओमेगा सेम है, तो के सेम है. के सेम है मतलब लैम्डा सेम है. दोनों वेव्स का सेम लैम्डा है. दोनों वेव्स का बड़ा लैम्डा मुझे सेम दे रखा है कि दैट इज 50 सेंटीमीटर्स. 50 सेंटीमीटर्स. दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं और किसी पॉइंट P पर, एट पॉइंट P देयर इज अ पाथ डिफरेंस. दोनों वेव्स के बीच में
एक पाथ डिफरेंस है ऑफ बेटा दोनों वेव्स के बीच में एक पाथ डिफरेंस है 125 सेंटीमीटर का। दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है 125 सेंटीमीटर का। और तुम समझ गए कि उस पॉइंट पर पहुंचने में एक वेव ने जितनी पाथ लेंथ कवर की और दूसरी वेव ने जो पाथ लेंथ ट्रेवल की, दोनों में डिफरेंस है 125 सेंटीमीटर का। एक वेव ने अगर बेटा मान लो कि 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो दूसरी वेव ने 200 सेंटीमीटर प्लस 125 या फिर 200 माइनस 125 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। किसी ने एक ने ज्यादा किया, किसी एक ने कम किया, लेकिन डिफरेंस आपका 125 सेंटीमीटर है। तो मुझसे पूछा कि बताओ जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो पॉइंट पी पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव है उसका इंटेंसिटी कितना होगा, इतना सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I resultant is I1 plus I2 plus 2 times root I1 root I2 into cos of delta phi. Delta phi is of course the phase difference. We know it very well that the phase difference is due to path difference plus due to initial phase difference. लेकिन सवाल में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कन्वेंशन है कि अगर इनिशियल फेजेस नहीं दे रखे तो हम उनको जीरो मान सकते हैं और हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा है बेटा कितना, 50 सेंटीमीटर। लेमडा है आपका 50 सेंटीमीटर और पाथ डिफरेंस है आपका 125 सेंटीमीटर। ये दोनों कैंसिल। 2 पाई इंटू 125 अपॉन 50 बेटा कितना आ गया 2.5। मेरे ख्याल से पाथ डिफरेंस सॉरी फेस डिफरेंस आ गया 5 पाई। अच्छी बात है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 + 3 5 प्लस 2 टाइम्स √6 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई। बेटा कॉस ऑफ 5 पाई तुम जानते हो, इट इज सेम एज cos pi। cos pi की बेटा वैल्यू -1 होती है तो इट कम्स आउट टू बी 5 माइनस 2√6। क्या बोलते बेटा उसको, यूनिट क्या होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आप इस तरह से अगर आपको फेज डिफरेंसेस पता हो तो आप बड़े आराम से, या बड़ा पार्ट डिफरेंस पता हो तो आप बड़े आराम से ये बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैसे तो कितना भी फेज डिफरेंस क्यों ना हो, हम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी सब निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सुनिएगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है इट शुड बी मैक्सिमम। हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इट शुड बी मैक्सिमम। और याद करो कि हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था उसका फॉर्मूला बड़ा समथिंग ऐसे था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस डेल्टा फाई का रूट। इसे मैक्सिमम होने के लिए ऑब्वियस बात है कि कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इट मींस दैट वी वांट द कॉस डेल्टा फाई टू बी 1। कॉस डेल्टा फाई को 1 करने के लिए ऑफ कोर्स डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो 2n पाई होनी चाहिए। बड़ा क्या होनी चाहिए, 2n पाई। मतलब या तो फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो या फिर सो ऑन।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर जीरो को हम ऑड इवन दोनों कंसीडर करते हैं, इसलिए मैं उसे बोल दिया। तो ऐसे बोल दो कि फेज डिफरेंस शुड बी 0 और even multiple of pi for कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए अपन को, ठीक है। अब ये जो अपना फेज डिफरेंस है इसको हमें लिखना आता है 2 पाई बाय लैम्डा into delta x. This is the phase difference due to path difference plus theta 1 minus theta 2. This is the phase difference due to initial phases and it should be equal to 2n pi. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये बेटा 2n pi होना चाहिए। जो भी थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज दे रखी हो वो लिख दिया करो। लेकिन अक्सर इन जनरल मतलब बेटा अक्सर आपके इनिशियल फेजेस दोनों वेव्स के बराबर होते हैं और जैसे ही थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे दोनों कैंसिल, 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल एंड डेल्टा x इक्वल्स टू एन लैम्डा। जैसे मैंने कहा कि डेल्टा x इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसका मतलब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब है कि दोनों वेव ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है। या n को 1 रखो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, n को 2 रखूंगा तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, n को 3 रखूंगा तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा ऐसे होना चाहिए। ऐसे बोल दो कि पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लेकिन ये वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ कब सच है? ये वाली कहानी सिर्फ तब सच है जब आपके इनिशियल फेजेस सेम हो। दोनों वेव्स के जो इनिशियल फेजेस थे आखिर में जो हम थीटा 1 थीटा 2 लिखते हैं, अगर वो सेम हुए तो हम ऐसा बोल पाएंगे, अगर सेम नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू होगी वो रख देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे याद कर लेंगे। लेकिन तुम जानते हो इस बात को, मैं बार बार कितने स्ट्रेस से आपको बोल रहा हूं कि अक्सर 99% सवालों के अंदर आपके थीटा 1 थीटा 2 सेम होते हैं। तो आप कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस अगर 0 हुआ, लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दोनों वेव्स जो होंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो चलिए इस बात को लिखता हूं। If there is no initial phase difference, comma, then for constructive interference path difference should be integral multiple of lambda। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मैंने माइनस भी आ गए भाई, हमें क्या पता कौन सी लेंथ माइनस कौन सी लेंथ। भाई x1 माइनस x2 करो तो लैम्डा आ जाएगा और x2 माइनस x1 करो तो माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किसमें से किसको माइनस करो। तो नेगेटिव भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी अलाउड है बच्चों, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आई होप इट्स ओके। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। अभी तक आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। अभी तो हमारे पास एक छोटी सी बात और रह गई है, फिर उसके बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 या इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पहली बात। और अगर थीटा 1 थीटा 2 सेम हुए तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात की ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये मैक्सिमम होंगी।
ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आखिर होगी कितनी? तो आप कह सकते हो कि सर इट विल बी अंडर रूट ऑफ, देखना बेटा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 1. What it is written? It is written as a root of a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. बेटा स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया a1 प्लस a2. अगर दो वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ है तो इसका मतलब दोनों के पीक्स एक साथ आ गए हैं, और दोनों के पीक्स अगर एक साथ आ गए तो आपके सीधे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे मैं कहने को कहूं कि ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए कि एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है और दूसरी वाली वेव इसके साथ सेम फेज में है. ऐसे बस इतना फर्क है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा 2 है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है. तो इन दोनों वेव्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो इस तरह से आएगी कि 2 + 3 विल बिकम 5. दिस विल बिकम 5. ये नीचे की तरफ 5 हो जाएगा. These amplitudes will be 5. This plus this equals to this. लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों सेम फेज में होंगे. जब इसका मैक्सिमा तभी इसका मैक्सिमा, जब इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू भी 0, इसका मिनिमा तो इसका मिनिमा. मैक्सिमा कॉन्साइड करने चाहिए, मिनिमा कॉन्साइड करना चाहिए, 0 कॉन्साइड करने चाहिए, तब जाके हम बोल पाएंगे कि दोनों वेव्स जो हैं वो सेम फेज में हैं और उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. जब भी दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब मैं एक शब्द यूज करूंगा, एक स्टेटमेंट यूज करूंगा कि द वेव्स आर इन फेज. अगर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो मैं एक शब्द यूज करेंगे, दैट इज दे आर इन फेज. इन फेज शब्द जब भी आए तो समझ जाना कि पक्की बात है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, आगे चलिए बच्चों. अब हम इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे कि आखिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम से कम कितना, उसके लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन है, क्या बातें याद करनी है, उनको धीरे धीरे करके देखते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हम चाहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स इंटरफेयर करें और इंटरफेयर करने के बाद आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आए. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी मिनिमम आएगी. और मिनिमम लाने के लिए हम जानते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला था दैट वाज समथिंग रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos डेल्टा फाई. इसे मिनिमाइज करने के लिए मुझे cos डेल्टा फाई को -1 रखना पड़ेगा. cos डेल्टा फाई को -1 रखना पड़ेगा. cos डेल्टा फाई अगर -1 है तो डेल्टा फाई की वैल्यू या तो पाई होनी चाहिए या बट ऑफ कोर्स पाई प्लस 2n पाई होनी चाहिए. मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, समथिंग लाइक दैट. तो फेज डिफरेंस शुड बी लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई,
9 पाई एंड सो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि द फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अच्छा, ये फेज डिफरेंस हम क्या लिखते थे? 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस प्लस θ1 माइनस θ2 एंड इट शुड बी इक्वल टू बड़ा क्या अपना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसे लिखें, जो भी थीटा वैल्यूज हो वो यहां रख दिया करो, काम बन जाएगा अपना। लेकिन तुम कहोगे सर मैं जानता हूं कि अक्सर इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हुई, इफ θ1 इक्वल्स टू θ2, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2n प्लस 1 टाइम्स लेमडा बाई 2। 2n प्लस 1 टाइम्स लेमडा बाई 2 का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। क्या बोला? ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। जब जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा तब तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 का मतलब n को 0 रखो तो मेरे पास आ गया लेमडा बाई 2, n को 1 रखो तो मेरे पास आ गया 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2 एंड सो। ऐसे बोलना चाहो ऐसे बोल दो बेटा, 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा, 4.5। ऐसे अगर पाथ डिफरेंसेस होंगे और ऑफ कोर्स θ1 और θ2 बराबर होंगे तो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। और जैसे ही फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर करेंगी डिस्ट्रक्टिवली, और जैसे ही वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, इफ interfering waves have same initial phases, comma, then same initial phases मतलब बड़ा T22, then for destructive interference their path difference should be ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 हो जाएगा। याद रहेंगे नहीं बात? फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आखिर हमारी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? आप कहोगे सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। वो तो मिनिमम रखना था, वही मिनिमम मान के तो सारा सवाल किया है, मैंने माइनस में लगा दिया तो मेरे पास आ गया दैट इज रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर
आप जानते बेटा इसका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ A1 माइनस A2। इस तरह से वेव्स के बीच में जब पाई का फेज डिफरेंस होता है, इस बात का अर्थ यह है कि दोनों के मैक्सिमाज अब एक साथ नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं। क्या शब्द यूज करोगे बेटा, आउट ऑफ फेज। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था तो हमने क्या शब्द यूज किया था, इन फेज। अब क्या शब्द यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज है, इस बात को अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक वेव ऐसे है, इसका एम्पलीट्यूड 3, पहली वेव तो ये, दूसरी वाली वेव ऐसे है, इसका मैक्सिमा मिनिमा कोइंसाइड, इसका मिनिमा इसका मैक्सिमा कोइंसाइड। ये 2 है, ये 2 है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मैक्सिमा एक साथ आए थे, मिनिमा मिनिमा एक साथ आए थे। यहां पर इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा एक साथ, इसका मिनिमा इसका मैक्सिमा एक साथ। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऊपर की तरफ 3 ले जाएगा, ये नीचे की तरफ 2 ले जाएगा। तो अगर मेरे पास ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये ऑफ कोर्स वेव 1 प्लस वेव 2 है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि रिजल्टेंट वेव विल बी लाइक दिस। ये 3 नीचे लेके जाएगा, ये 2 ऊपर लेके जाएगा, तो कुल मिला के ये A1 ये A2, तो ये ऑफ कोर्स A1 माइनस A2। ये 3 ऊपर लेके जाएगा, ये 2 नीचे लेके जाएगा, कुल मिलाकर डिस्कशन ऊपर की तरफ 1। दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज यू सो दैट maxima of wave 1 coincides with minima of wave 2 and vice versa, maxima of wave 2 is coincide with minima of wave 1। और हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था बिल्कुल उल्टा था, दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों के मिनिमा कोइंसाइड कर रहे थे। बेटा यहाँ पर एक का मैक्सिमा और एक का मिनिमा कोइंसाइड कर रहा है। कारण हम जानते हैं कि दोनों बेटा पाई का फेज डिफरेंस है। जैसे अगर ये वाली इक्वेशन बेटा ऑफ कोर्स साइन थीटा की है, तो ये वाली इक्वेशन माइनस साइन थीटा की है, तो दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है। पाई या 3 पाई जैसा ही बोलना चाहूँ वैसे। ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी की क्या हालत होगी वो और चेक कर लेते हैं। मैं एक बार कंस्ट्रक्टिव को इधर लिख लेता हूं और डिस्ट्रक्टिव को इधर लिख लेता हूं। सबसे पहली बात, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस विल बी E1 मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यहां पर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब θ1 और θ2 सेम होंगे। हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आई है A1 प्लस A2, और इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है उसकी वैल्यू आई मॉड ऑफ A1 माइनस A2। अब लास्ट काम इंटेंसिटी का। इस केस में ऑफ कोर्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2
+2 टाइम्स √I1 √I2 cos डेल्टा फाई, cos ऑफ डेल्टा फाई, cos 0 लिखूं, 2 पाई लिखूं, कुछ भी लिखूं, हर बार बड़ा वैल्यू कितनी आएगी? 1. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी दिस, एंड दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज √I1 plus √I2 का होल स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी. इसी तरह से इस केस में आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी, ऑब्वियस बात है मेरे बच्चों की, ये वाली इंटेंसिटी मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होगी. क्या होगी बेटा? मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होगी, एंड दैट विल बी I1 plus I2 +2 टाइम्स √I1 √I2 cos डेल्टा फाई. मगर बेटा इस बार फेज डिफरेंस आपका पाई है या 3 पाई है, cos पाई लिख दो, cos 3 पाई लिख दो, cos 5 पाई लिखो, सबकी वैल्यू ही बेटा कितनी होती है? -1. और हमारे पास ये आ गया है I1 plus I2 -2 टाइम्स √I1 I2, and it can be written as √I1 minus √I2 का होल स्क्वायर. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी. ये आपकी मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी. ये मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, वो आपकी मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बातें थी, याद रखने वाली बातें भी थी. आगे चलते हैं. आगे चलिए बेटा. नेक्स्ट एक सवाल मान के चल सकते हो, लेकिन हम उसको आगे जाके याद भी रख सकते हैं. 2 waves each having intensity I0 have phase difference delta phi, then what will be intensity of रिजल्टेंट वेव. 2 वेव्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी I0 है. तो बताओ कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सोचते हैं. सोचना क्या है, फॉर्मूला लगाना है. रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू I0 ही है, +2 टाइम्स √I1 √I2 cos delta phi. That is I0 plus I0 plus 2 times I0 cos delta phi. 2 I0 कॉमन आ गया और 1 प्लस cos delta phi. दिस इज द आंसर. मैं स्कोर अच्छे से लिख सकता हूं. ये 2 I0 तो ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको याद होगी. 1 प्लस cos डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. याद आ गया? नहीं आया? चलो बता दो. हमारे पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, उसमें से एक फॉर्मूला था 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा -1. इसको इधर ले आओ. मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? थीटा लिखा हुआ है ना, वहां पर डेल्टा फाई बाई 2 लिख दो. जैसे लिखा तो मेरे पास आ गया 1 प्लस cos डेल्टा फाई इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2. ठीक है. हमारे पास कुल मिलाकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई है 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2.
अब मेरी बात सुनना, कहीं कहीं पर डेल्टा फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे कुछ कुछ होगी। जहां जहां 0, 2 पाई, 4 पाई होगी, 0 रखना, 2 पाई रखना, 4 पाई रखना, कुछ भी रखना, तो ये कॉस ऑफ 0 पाई 2 पाई बन जाएगा। तो या तो ये 1 बन जाएगा या -1 बन जाएगा। स्क्वायर करोगे तो वापस से 1 बन जाएगा। तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इस केस में दैट विल बिकम 4I0। मतलब I0 और I0 मिलकर क्या हो गया है 4I0। I0 और I0 मिलकर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 4I0। सर तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, होगी, चिंता मत करो। एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि I0 और I0 मिलकर कहीं कहीं 4I0 होगी, और जहां जहां I0 और I0 मिलकर 4I0 होगी, हम कहेंगे कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एक बार अजीब जरूर लग रहा है कि सर यहां पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो ठीक है, लेकिन सर यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं है। सुनते रहो। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा कुछ हुआ, तो यहां पर π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, सबकी वैल्यू 0 होती है, और सबकी वैल्यू जैसे 0 होती है तो मेरे पास आ गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 0। तो कहीं कहीं क्या होगा कि I0 और I0 मिलकर 0 इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इंटेंसिटी I0 और I0 मिलकर 4I0 भी क्रिएट कर रहे होंगे। तो कहीं कहीं आपका जो रिजल्टेंट एनर्जी वो बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इंटेंसिटी घट जाएगी, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम की जो नेट एनर्जी होगी वो तो अब भी वही रहेगी। तो ऐसा मत समझना कि एनर्जी कंजर्व नहीं है। हाँ, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। I0 और I0 मिलकर अब हर जगह 2I0 नहीं है, I0 और I0 मिलकर 0 से लेकर 4I0 तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे इस इंटरफेरेंस वाले कॉन्सेप्ट में हम सबसे बढ़िया चीज ही यही सीखे हैं कि I0 एंड I0 विल कंबाइन एंड कैन बिकम फ्रॉम 0 to 4I0 इंक्लूडिंग बोथ 0 भी 4I0 भी, और उनके बीच की कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अदरवाइज तुम्हारी क्या उम्मीद थी कि I0 और I0 मिलकर क्या होंगे 2I0। आज हमें लगा कि I0 और I0 मिलकर हमेशा 2I0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। I0 और I0 मिलकर 0 भी हो सकता है, I0 भी हो सकता है, 2I0 भी हो सकता है, 3I0 भी हो सकता है, 4I0 भी हो सकता है, और इनके बीच कोई और वैल्यू भी हो सकती है। 1.5I0 भी हो सकता है, 1.6I0 भी हो सकता है, 2.5I0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इनके बीच के फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है। एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज अवर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अदरवाइज तो हम I0 और I0 मिलकर 2I0 मान रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कि I0 और I0 मिलके 0 से लेकर 4I0 तक कुछ भी हो सकता है। एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। आई रियली होप बड़ा बात समझ में आ गई होगी। हालांकि हम इसकी और डिटेल भी देखेंगे, साउंड वेव्स तो पूरा पूरा इसी बात पे है। यहां तो बड़ा एसटी के इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी मैंने काफी तक आप लोगों को एटलीस्ट कन्विंस तो कर दिया ना कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा एक बात और, कोई कहते हैं कि सर 4I0 ठीक है, कॉस स्क्वायर ठीक है, सर फेज डिफरेंस को मैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस लिख सकता हूँ। हाँ बेटा लिख सकते हो, लिख दो। 2 से 2 कैंसिल, तो एक फॉर्मूला और याद करना चाहो और याद कर लो, मुझे तो इतना कोई खास पसंद है नहीं, ये याद कर लो वो याद कर लो, एक ही बात है बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैंने फेज डिफरेंस को 2π/λ इंटू Δx को लिखा है, और कौन सा बड़ा काम किया है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और, हालांकि इसका कोई यूज बेटा किसी सवाल में नहीं आएगा, साउंड वेव्स में इसका हल्का फुल्का यूज आएगा, लेकिन मैं उसकी थ्योरी अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर देता हूं। दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। अपनी वेव ऑन स्ट्रिंग में बेटा ठीक है, इस बात को हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं, हम साउंड वेव्स में ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट थ्योरी तो 2 बार बता ही सकता हूं, छोटी सी बात है। सबसे पहले तो इनकोहेरेंट सोर्सेस किन को कहा हमने? इनकोहेरेंट सोर्सेस उनको कहा जिनका, अरे कोहेरेंट सोर्स इनको कहा था जिनका ओमेगा सेम था।
तो इनकोहेरेंट सोर्सेज को कहेंगे जिनका ओमेगा सेम ना हो। तो आप कह देना कि ये जो सोर्सेज हैं दे आर हैविंग डिफरेंट ओमेगा, और अगर ओमेगा डिफरेंट तो ऑफ कोर्स डिफरेंट के। तो पहली वाली वेव बेटा मान लो मेरे पास है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये ओमेगा 1 ये k1। मेरे पास दूसरी वेव आ गई y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2x प्लस थीटा। दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो आप दोनों से माइनस कर लेते हैं। माइनस मैंने किया तो मेरे पास आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस k2 माइनस k1 इंटू एक्स प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। बाकी सब तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला जो फेज डिफरेंस है ये तो लगातार बढ़ेगा। फेज डिफरेंस बढ़ेगा तो पहले बेटा मान लो फेज डिफरेंस मान लो 0 डिग्री था, फिर 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 4 180 डिग्री हुआ, 181 डिग्री हुआ, फिर चलते चलते 360 डिग्री हुआ। अब टाइम लगातार बढ़ता जाएगा तो फिर से बेटा फेज डिफरेंस बढ़ते बढ़ते 361 डिग्री हुआ। जैसे फेज डिफरेंस 361 डिग्री हुआ, 361 डिग्री फेज डिफरेंस होना और 1 डिग्री फेज डिफरेंस होना एक ही बात है। फिर बेटा आपका फेज डिफरेंस 362 डिग्री हुआ, चलते 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 बेटा ऑफ कोर्स 720 डिग्री हुआ, फिर बेटा ऑफ कोर्स आपका 721 डिग्री हुआ, चलते 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 ये फेज डिफरेंस लगातार बार 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 लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ऑफ कोर्स जो भी उसके साइन के कॉस की वैल्यूज होंगी वो भी लगातार चेंज होती जाएंगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, फॉर्मूला याद करो, पहली वाली वेव के कारण इंटेंसिटी I1, दूसरी वाली वेव के कारण इंटेंसिटी I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। अब मैं इस बात को जानता हूं कि ये जो डेल्टा फाई है ये लगातार बढ़े जा रहा है। भले ही डेल्टा फाई तो 0 से बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक जाए, लेकिन इतना तो तय है ना कि कॉस डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो तो वेरी करेगी -1 से लेकर 1 तक, और कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू अगर -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगी तो हमारा ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये वेरी करेगा बेटा कहां से कहां तक। एक बार कॉस डेल्टा फाई को -1 रखो, -1 रखा तो मेरे पास आ गया I1 प्लस I2 -2 टाइम्स रूट I1 I2 से लेकर मैक्सिमम कितना होगा जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2। इसका मतलब इस बार बेटा कोई इंटेंसिटी फिक्स नहीं है, किसी पॉइंट पर लगातार इंटेंसिटी लगातार वेरी करेगी। ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, ये आपकी मिनिमम, ये आपकी मैक्सिमम, इस तरह से आपकी लगातार इंटेंसिटीज आती जाएंगी। तो सर हमें इंटेंसिटी लिखनी क्या होगी? ऐसे केस में आप लोग एवरेज इंटेंसिटी ऑब्जर्व करोगे, और अगर एवरेज निकालना है तो तुम जानते हो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू, भाई ये तो वैल्यू फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेरी तो ये कर रही है, ये -1 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, और तुम जानते हो पूरे साइकिल के अंदर कॉस डेल्टा फाई का अगर एवरेज निकालते हो तो कितना आता है? 0 आता है। तो आप कह सकते हो कि इसका एवरेज तो 0 आएगा, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसी रहेंगी, और आपको एवरेज इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी। जो एवरेज इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी बेटा दैट विल बी I1 प्लस I2। तो जब भी कभी दो इनकोहेरेंट सोर्सेस अगर इंटरफेयर कर रहे हो तो आपको कुछ खास पंचायत करने की जरूरत नहीं है। एक की वजह से अगर इंटेंसिटी 5 वाट पर मीटर स्क्वायर है और दूसरे के कारण अगर मान लीजिए कि बेटा 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो दोनों इंटरफेयर करेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगी 5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 11 वाट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर मान लीजिए कि उन दोनों के बीच में कोहेरेंस हुआ, दोनों का ओमेगा सेम हुआ, के सेम हुआ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी उसका हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। तो जब भी इनकोहेरेंट सोर्स हो तो आप बिल्कुल चिल टाइप्स सीधा का सीधा इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हो और आप सीधा का सीधा आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, सीधे के सीधे बेटा इंटेंसिटी इस तरह से जोड़ सकते हो। जैसे
मेरे पास दो वेव्स हैं I1, लेट से बड़ा, दिस इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। दूसरी वेव है जिसकी इंटेंसिटी है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, और दोनों की दोनों वेव्स जो हैं वो इनकोहेरेंट है। और अगर दोनों की दोनों वेव्स अगर इनकोहेरेंट है तो बताओ कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लोग ऑब्जर्व करोगे वो क्या करोगे। तो वैसे समझदार बच्चा तो बोलेगा सर आपने सिखा रखा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स रूट I1 I2 से लेकर I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 तक वेरी करेगी। लेकिन सर अगर आप सिर्फ मुझसे कोई एक वैल्यू पूछोगे तो मैं एवरेज बताऊंगा, एंड एवरेज विल बी ऑलवेज जस्ट दोनों को जोड़ दो, दैट इज 3 प्लस 4, दैट इज 7 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर यही दोनों वेव्स कोहेरेंट होती तो ऑफ कोर्स बेटा तुम जानते हो कि ना इतना आसानी से आंसर नहीं आता। फिर बेटा तुम मुझसे पूछते सर फेज डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमें करनी पड़ती। ठीक है बच्चों, हमने बेटा इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ही समय लगाया है। हालांकि इस बात का फायदा इस चैप्टर में इतना नहीं होगा, साउंड वेव्स में या फिर वेव ऑप्टिक्स में इनमें बड़ा फायदा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस चैप्टर में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स पर खूब सारे हैं। और तुम जानते हो बेटा थ्योरी तो एक सी होती है, तो वही हम आगे जाके उनको हम यूज़ कर पाते हैं, तो फायदा तो हल्का सा होता है।